Good afternoon to all of you. So we will now start off with the new chapter, that is laws of motion. So here you all will see it is a very interesting topic, and Newton had did a good work in this. Newton was a very big scientist, as you all know. He had did a great work over here, but before him there was a scientist, Galileo Galilei. When he died in the year 1642, in the very same year Newton was born. So before Galileo there was some Greek scientist, some Aristotle and many others with Greek idea. At that time, they all suggest that the motion at different places have different nature. Means जो different places पे अगर यदि बात करें तो जो motion होता है वो एकदम अलग अलग होता है. जैसे कि बात करें और और एक और बात कि वहाँ के हिसाब से होता है. For example, if a motion is at the surface of earth, it is bounded by some rule. अर्थ में अगर बॉडी गिर रहा है सरफेस की तरफ तो किसी और फॉर्म से, किसी और रूल से या लॉ से बंधा हुआ है, या सोलर सिस्टम है, या स्टार्स है, सन है, मून है, इन सब के लिए कोई और लॉ वो कहते कोई और लॉ है. वो कहते थे कि सभी के लिए अलग अलग लॉ है. 3-4 लॉ भी बना रखे थे. बेसिकली 3 लॉ थे कि अलग अलग केस में अलग अलग लॉ लगाए जाते थे और उससे बात समझी जाती थी. एंड फॉर द लॉन्ग टाइम दिस स्टडी वाज डन, बट व्हेन द गैलीलियो केम इनटू पिक्चर, देन गैलीलियो डिड मींस गुड वर्क इन दिस फील्ड एंड टोल्ड कि नो, ये सारे अलग नहीं होते हैं, ये एक ही जैसे मोशन होते हैं. वहां पे उन्होंने फोर्स और इनर्शिया के बारे में, फोर्स और इनर्शिया के बारे में कहानी बताई. अब जो उनके बाद के साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, अब वो चूंकि प्रोफेसर थे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में, मैथमेटिक्स के डीन भी थे, तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थी. सो ही रोड बुक्स, वो सबको पेन डाउन कर दिया एंड ही रोड बुक्स ऑन दिस एंड ऑल द लॉज आर मेंशन्ड ओवर देयर वन बाय वन, व्हाट वी ऑल स्टडी एज इट इज. Now Galileo had not done this type of formation of books because he was having different types of resources. उनको तो बड़ा मुसीबत भी झेलना पड़ा था. राजा उनसे खफा था क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी जो साइंटिफिकली तो ट्रू थी, नो डाउट, बट धर्म के अगेंस्ट थी. बट एनीवेज, लेट्स कम बैक. सो व्हाट ग्रीक आइडिया वाज कि डिफरेंट मूवमेंट के लिए डिफरेंट लॉज होते थे और वो चलता रहा कई सालों तक. देन फोर्स केम इनटू पिक्चर. सो फोर्स के कंसेप्ट में ये देखा गया, जब हम फोर्स के कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस. बेसिकली अभी जो हम लोग जान लेते हैं कि फोर्स कितने तरह के होते हैं. तो फोर्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फोर्स के कंसेप्ट में देखा गया कि जैसे इंटरनल एक्सटर्नल तो मैं बात करूंगा ही आपसे कि कैसे वो अपना काम करते हैं. तो फोर्स तो जैसा हम लोग बात की, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 2 फोर्सेस बेसिकली होते हैं. तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे ये बॉडी को हिला रहे हैं अपनी जगह से, छू के, धक्का मार के, पुश पुल, है ना. तो ये जब हम छू करके ये कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे, ये जो फोर्सेस कहलाते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. और सेकेंड वन वाज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि आप किसी बॉडी को टच नहीं करना पड़ा था और विदाउट टचिंग ये पुश और पुल लगता था. जैसे ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ खींचती है हर चीज को, लेकिन कुछ दिखती नहीं है कि दिख नहीं रहा होता है बेसिकली कि कुछ निकल रहा है हाथ के जैसा और पकड़ करके उसको ले जा रहा हो. इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट करते हुए दिखते हैं, बट इन दिस केस ऑल्सो कहीं नजर नहीं आता कि कोई चीज निकल रही है, उसमें
ये फील्ड होता है, उन्हीं को फील्ड फोर्स कहते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक और नाम देते हैं फील्ड फोर्स। और ये कितने तरह के होते हैं, जैसे हुए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इन योर लेसन वी नीड टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। सो ये जो है बड़ी दूसरे तरीके से इसको पहले समझा जाता था। क्या समझा जाता था पहले, कि ये चीज़ों को रोकती है। किसी चीज़ को चलाओ और छोड़ दो तो देखो कि वो थोड़ी देर में रुक जाती है। जैसे साइकिल चल रहा है, पैडल मारना बंद कर दिया तो वह रुक जाएगी। तो इनर्शिया चीज़ों को रोक देती है, ऐसा लोगों के दिमाग में था और कई सालों तक ऐसे ही स्टडी चले। लेकिन नए नए साइंटिस्ट ने इसको और लंबे तरीके से सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि अर्थ जैसे हमारी कैसे घूमती है, तो अर्थ भी इनर्शिया की वजह से घूमती है, तो वह क्यों नहीं रुकती। तो इनर्शिया पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक इनर्शिया पढ़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो इनर्शिया को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इस वाली सिचुएशन को और आगे बढ़ाया गया। फिर ये समझ में आया कि इनर्शिया एक इनहेरेंट क्वालिटी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने मोशन को बनाए रखना चाहती है। मोशन का मतलब 3 तरह की बातें, या तो कोई बॉडी मूव कर रही है, या तो कोई बॉडी रुकी हुई है, या तो बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर कोई बॉडी, जैसे मोशन से केवल कंफ्यूज ना हो कि मूव करने वाली, मोशन का मतलब होता है या तो रेस्ट में है, या तो बॉडी मूव कर रही है, या किसी एक डायरेक्शन में चल रही होती है। तो अगर कोई बॉडी चल रही है तो बॉडी हमेशा चलती रहना चाहती है। जैसे अर्थ घूम रही है तो वह रुकना नहीं चाहती। कोई भी चीज चल रही है तो वो हमेशा चाहेगी कि वो हम चलते रहें। उसी तरह से जो रुकी हुई चीजें हैं, जैसे ये रुकी हुई है, या फिर यहाँ पे मैं रखा हुआ हूं ये पेन, तो ये आज भी रुकी हुई है, ये कल भी रुकी हुई रहेगी, और ये 100 साल के बाद भी अगर आप आकर के देखोगे तो ये ऐसी रुकी हुई रहेगी, ये चलना नहीं चाहेगी। जो सीधे जा रही है वो कभी मुड़ना नहीं चाहेगी, वो कभी मुड़ना नहीं चाहती, वो सीधे ही जाना चाहती है। तो अगर सीधे जाना चाहती है तो वो मुड़ती क्यों है? रुकी हुई चीज चलती क्यों है? चलती हुई चीज रुकती क्यों है? ये चीजों के पीछे कुछ कारण होगा और वो कारण को हमको पढ़ना है। अभी फिलहाल आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा, और ये सारी बातें अभी काइनेमेटिक्स में तो नहीं पढ़ाई हुई होगी। अभी हम लोग अब डायनेमिक्स में आ गए, यहाँ पे हम लोग बातों को क्लियर करेंगे। तो जो लॉज ऑफ मोशन की बात की जा रही है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति के नियम, कोई चीज मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है, तो लॉ क्या है उसके पीछे, क्या कहानी बन रही है, ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इनर्शिया 3 तरह की होती है बेसिकली। एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? जो रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है, जो एक डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो फिर अगर ये बदलना नहीं चाहेगा तो बदलता क्यों है? तो इसलिए बदलता है क्योंकि इस पर बाहर से एक फोर्स लगता है। ये फोर्स पिक्चर में आया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो ये बदलता, वरना ये बदले ना। ठीक है? तो नाउ इन लीनियर मोशन इनर्शिया इज इक्वल टू मास। तो इनर्शिया, लीनियर मोशन की बात करें तो इनर्शिया इज इक्वल टू मास। इनर्शिया जो है वो मास के बराबर होता है। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोशन में जिसका मास ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक रखी है, उसके बाजू में एक स्कूटी है, तो अगर आपसे बोले किसको हटाने में ज्यादा ताकत लगेगी, तो आप बोलेंगे ट्रक को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्रक रुकी है तो चलना नहीं चाहती है,
मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगा के ही आप उसको हिला पाएंगे। और स्कूटी को कम फोर्स लगा के हिला ले पाएंगे, साइकिल को तो और कम फोर्स में लगा के हिला पाएंगे, क्योंकि उसका मास कम है। मास कम होने से क्या हुआ? इनर्शिया कम हुआ। इनर्शिया एक इनहेरेंट क्वालिटी है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, उसके अंदर की क्वालिटी होती है। जैसे मिठाई मीठी होती है। अब मिठाई को बिना मीठापन का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, है ना? तो ये क्या होगी? उसकी अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी हो गई। एप्पल खट्टा है, मीठा है, चिली तीता है, बिटर है ना? तो ये क्या है? ये उसकी खुद की इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है, जिसको हम चुरा नहीं सकते हैं। इन द सेम वे इनर्शिया हर चीज की इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ मास होना तय है। तो इनर्शिया ज्यादा कब होगी? जब मास ज्यादा होगा। और कब कम होगी? जब मास कम होगा। Okay, so now next topic, next point we need to understand is system of particles. So normally what we say for the system of particles कि when there is motion, तो किसी भी system of particles में normally they moves with the same velocity and between them there means distance neither increase or decrease. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यदि मैं बात करूं, जैसे ये पेन को ही ले लेते हैं। दिस पेन इज मेड ऑफ 1000 और यू कैन से lakhs और यू कैन से करोड़ पार्टिकल्स। ना इफ वी पुश देन द पार्टिकल्स जो इसके अंदर है, जो इन पार्टिकल्स इनसाइड दिस इनसाइड इट इज नॉट गोइंग आगे पीछे। ये नहीं कि यहाँ वाला पार्टिकल ये यहाँ का पार्टिकल है, ये यहाँ का पार्टिकल है, इसको धक्का मार तो ये नहीं कि ये आगे चला गया, ये पीछे चला गया। सब एक सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है और उनके बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है। जैसे ये चला तो ये ऐसे चल रहा है, ये देखो कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन्ड है। मीन्स सबका वेलोसिटी सेम और उनके बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन्ड है। तो इनके अंदर की चीजों को क्या बोली जाएगी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये जो दो था इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे अनगिनत है इसमें। इन द सेम वे इफ देर इज अ कार, एक और एग्जांपल लेते हैं कार का, एंड 4 persons आर सिटिंग इनसाइड दैट कार। इनसाइड दैट कार, तो कार के अंदर कार वाले लोग को क्या बोलेंगे हम? उस कार का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कार चलेगी सब चलेंगे, कार रुकेगी सब रुकेंगे। और अगर आप जमीन पे खड़े होकर कार को देख रहे हैं तो सब साथ में मूव तो जरूर कर रहे हैं, पर आप जो हैं आप सिस्टम का पार्ट नहीं है। यू आर नॉट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन हम अगर फ्रेम ऑफ ले लें अर्थ को, अगर हम अर्थ को फ्रेम ले लें तो वहां से हम सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आ जाएंगे, वो कार भी और आप बेकार भी। अर्थ के साथ हम सब घूम रहे हैं। अगर कोई मून पे चला जाए तो क्या बोलेगा? पूरा अर्थ एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। अगर कोई सोलर सिस्टम से बाहर चला जाए तो पूरा सोलर सिस्टम को समझेगा कि वह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे बातें चेंज हो रही हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम वेलोसिटी एंड अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। नाउ हियर 2 forces वी नीड टू नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि आप कार में बैठे हो 4 लोग और ड्राइवर सीट को लगा के धक्का दे जा रहे हो, आप खूब धक्का दे रहे हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि कार वो कभी मूव करेगी? कार विल मूव एवर?
आप खली बुला लें या बली बुला लें, किसी को भी ले आइए, वो कार मूव नहीं करेगी. वाई इट विल नॉट मूव? बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स. आप अंदर में बैठ करके और धक्का मार रहे हैं, तो इट इज एन इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्सेस जो इनकी पार्टिकल्स के बीच में आप जो लगा रहे थे, वो सारे के सारे की वजह से कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होने वाला है. आप अंदर में बैठ करके फाइट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, या ड्राइवर सीट को लगा कर दिए जा रहे हैं धक्का, वो कभी नहीं बढ़ेगी आपकी, क्योंकि वो जो सारी फोर्सेस होंगी सारे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के थे, अंदर की फोर्सेस थे, और अंदर की फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट क्रिएट मोशन. अभी यही आप चारों लोग बाहर निकल करके और कार को धक्का मार दें, क्या होगी? तो कार मूव कर जाएगा. तो आप जो ये बाहर से धक्का आकर के मार रहे हो, वो क्या था? अब आप बाहर आ गए, वो बाहर का फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, सिस्टम के बाहर का हो गया, है ना. और एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट्स मोशन. इंटरनल फोर्स कैन नॉट क्रिएट मोशन, एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट्स मोशन. सो नाउ लेट अस, आई होप कि इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आपको क्लियर हो गया हो. Now let us discuss further and discuss about the mass. So we know a lot about it, that mass is the total matter contained by it. कोई भी ये बॉडी का जो भी टोटल मैटर जो भी इसके अंदर है, कंटेंड है, वो दैट इज योर मास, है ना. और यही घिसा पिटा डेफिनेशन बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है, जो बहुत सुंदर तो नहीं है, पर अभी तक यही चल रहा है, मीन्स यही चला आ रहा है, और कुछ कह भी नहीं सकते हैं. और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. बेसिकली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो होता है वो कुछ ना कर पाना. कुछ ना कर पाना कहने का मतलब कि जो रेस्ट में वो रेस्ट में रही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं करना चाहेगा. मोशन में तो मोशन में रहेगा, किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहेगा. कुछ ना कर पाना मीन्स अपने स्टेट को चेंज ना कर पाना. बेसिकली इनर्शिया इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम द वर्ड इनर्ट. इनर्ट, यू माइट हैव हर्ड इन केमिस्ट्री, इनर्ट गैसेस. व्हाट इज द रोल ऑफ इनर्ट गैसेस? इट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द मीन्स रिएक्शंस. कुछ नहीं कर पाता है, इनर्ट गैसेस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस, जो कुछ ना कर पाए, है ना. तो बेसिकली आई होप कि इनर्शिया आप समझ गए होंगे क्या होता है. तो इनर्शिया क्या करेगा? अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट इज लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम या सिंपल अभी हम लोग बात करें तो लीनियर मोशन का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं. तो क्या है ये? जब किसी बॉडी में मास होता है और उसमें वेलोसिटी होती है, तो उसमें एक नया इफेक्ट आने लगता है. कैसा इफेक्ट आने लगता है? जैसे कि ये पेन हमारे हाथ पे रखा है, तो इट इज नॉट हर्टिंग. But if the same pen approaches me with certain velocity, ये फेंक दिए, तो it will approach me with certain velocity, suppose that, तो मुझे बहुत जोर की चोट आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब आप बाइक चलाते होंगे या साइकिल चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, तो एक कीड़ा उड़ रहा होता है जो टकराता है आकर के, तो काफ़ी जोर से चोट लगती है आपको. जबकि कीड़े बहुत छोटे होते हैं और मीन्स क्या आप कह सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं. इट डजेंट हर्ट अगर वो आपकी बॉडी पे बैठ जाए. लेकिन वही उड़ता हुआ टकरा जाए तो क्या होता है कि आपको चोट लगता है ना. कभी कभी तो फूल भी जाता है. तो आखिर क्या हो जाता है इनके अंदर? मास होने के साथ साथ उनके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, और दोनों का प्रोडक्ट मिल करके दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी मिलकर एक नया कैरेक्टरिस्टिक शुरू कर देता है, जो कि फोर्स लगा सकता है.
तो मोमेंटम या रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम आगे हम लोग बात करेंगे अभी, क्या कर सकता है, तो वह फोर्स लगा सकता है। यही छोटा सा मास के पास जब मोशन आ गया, मोशन आने से एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स को वो जन्म दे देता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या खासियत है कि वो आप पे फोर्स लगा सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी एग्जांपल दिया था कि पेन को हाथ में रखा तो अभी हर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फेंक दें जोर से तो हो सकता है कि इट में ब्लीड, कि आपको चोट लगने से ब्लीडिंग भी हो सकता है। किस वजह से, तो मोमेंटम के कारण। तो देयरफॉर मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो मोमेंटम है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स डायरेक्शन इज, अभी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी की तरफ। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कैन अप्लाई फोर्स। हम घूम फिर के बस फोर्स की कहानी जानना चाहते हैं, सिंस फोर्स इज डूइंग अ लॉट इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो थोड़ा सा एक और चीज इसमें हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ये एक वॉल है ना, और एक मोमेंटम, एक कोई बॉडी आया यहाँ पे टक्कर खाया, है ना, और सपोज दैट इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम मान लेता हूँ m इंटू यू, और ये इधर पे टक्कर खाने के बाद ये इधर पे गया, अभी टक्कर खाने के बाद इसका जो मोमेंटम है सपोज दैट P2 ये हो गया, मान लेते हैं m इंटू वी, मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यदि मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी योर चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि mu माइनस mv हो जाएगा, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1। तो P2 क्या है, ये चूंकि इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं और इस डायरेक्शन वाले को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये आ गया माइनस mv, और ये माइनस ऑफ P1 क्या है इस डायरेक्शन में mu, तो mu। तो अगर देखा जाए तो ये mv प्लस mu हो गया, ये प्लस हो गया, है ना, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इधर, ऐसा नहीं कि इन दोनों में माइनस कर दिया मैंने, ये आप देखोगे कि अगर टकराने के बाद रिटर्न हो गया तो ये ऐड हो जाता है, और नेगेटिव प्लस बता रहा है कि ये फाइनली ये इस डायरेक्शन में है ना। तो ये ऐड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि सपोज दैट ये वॉल से इधर पे एक जो मोमेंटम था, अभी सपोज दैट मान लेता हूँ 10, और इधर पे है जो टकराने के बाद जो मोमेंटम हो गया वो मान लेते हैं 5 है। तो यहाँ पे अगर यदि मैं चेंज इन मोमेंटम देखूं तो ऐसा नहीं है कि 10, ये -5 मैंने इस डायरेक्शन में लिया इसलिए इसको चलो +10, तो ऐसा नहीं है 10 - 5 5 होगा, या -5 + 10 इज इक्वल्स टू 5 हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -5 और ये चूंकि माइनस हमको करना है तो माइनस ऑफ +10, तो यू विल गेट -15। तो यही हम देखेंगे कि अगर चेंज इन हाँ, तो यहाँ पे हम देखा कि चेंज इन मोमेंटम इस केस में क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो जाता है, ये नहीं कि ये इसमें सिंपल माइनस कर दिया 10 - 5 या -5 + 10। तो आगे यहीं पे हम देखेंगे कि अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत कम समय में होता है तो बहुत फोर्स भी लगता है ना। इसको हम लोग आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे और इन डिटेल जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जब बैट्समैन बैटिंग के वक्त बैटिंग कर रहा होता है तो वो करता क्या है, जब बॉल फेंका इधर और उसने मारा तो बेसिकली वो क्या किया, चेंज इन मोमेंटम ही तो करता है। चेंज इन मोमेंटम जो बहुत कम समय के लिए बॉल लगा बैट में, बहुत कम समय के लिए चेंज इन मोमेंटम, बॉल इधर गया टकरा करके इधर गया, तो ये चेंज इन मोमेंटम ही तो कर रहा होता है वहां पे। तो चेंज इन मोमेंटम से फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो वहां पे क्या होता है कि फोर्स ही तो लग रहा है वहां पे। तो अगर यदि बैट गुड क्वालिटी का ना हो, बल्ला अगर गुड क्वालिटी का ना हो, अच्छे क्वालिटी का ना हो, जिस लकड़ी से बनता है उस लकड़ी से ना हो, तो वो टूट भी जाएगा,
टूट सकता है ना। क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम से फोर्स ही तो लग रहा है, और फोर्स अगर हाई रहा कम समय के लिए वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ, ये चेंज इन मोमेंटम फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स डेवलप करेगा कि मेरा बैट टूट सकता है। तो उसके लिए बैट हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए। क्रिकेटर्स ध्यान दें इस बात को। चलिए अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस लॉ की क्या खासियत है? इस लॉ की खासियत है कि बेसिकली इट डिफाइंस, इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यहाँ से ये फोर्स को सबसे पहले बार बताता है कि ये फोर्स पिक्चर में आया। ये था फर्स्ट जो बताता है कि फोर्स पिक्चर में, इससे पहले फोर्स था ही नहीं, कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं किया कि फोर्स भी था। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? बेसिकली इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब इसका स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ये क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट और मोशन will continue its state of rest, its state of rest or motion unless an external force is applied on it, unless an external, देखिए जब भी फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो इंटरनल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखिएगा, तब फिजिक्स को आप जीत पाओगे, है ना। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, है ना। रेस्ट ऑफ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इससे पहले आप देखोगे कि कहीं भी फोर्स का नामो निशान नहीं था। ये पहला लॉ है जहां पे हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ पे फोर्स का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में और आपके साइड बुक्स में दिए हुए हैं कि ऐसो जब भी कोई गाड़ी रुकती है तो बंदा आगे की ओर गिरता है ना, गाड़ी चलती है तो बंदा पीछे की ओर गिरता है, पेड़ से फल का गिरना, ये सारी हैं। ब्लैंकेट से गंदे का निकलना, गंदगी का निकलना, अगर मैं उसको पीटता हूँ, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो कि आप अपने साइड बुक्स में आप पढ़ सकते हैं और जो क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड जो आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या बताया कि फोर्स के बारे में बताया कि हाँ फोर्स जैसा कुछ चीज है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि कितना फोर्स है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेटिंग फोर्स। यहाँ पे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इसका ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum is directly proportional to the force applied। कहने का मतलब क्या था कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बिगर चेंज के लिए हम लोग डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से भी ऐसा शो करते थे, जो आप क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना। अब जब बेसिकली दिस इज योर लॉ, ये लॉ है,
यहाँ से कैलकुलेशन नहीं हुआ, कंक्लूजन नहीं है, ये लॉ है। अब यहाँ से कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर लॉ। इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हैं तो इक्वालिटी में एक कांस्टेंट आएगा k, d/dt ऑफ p को हम लोग लिख सकते हैं mv। अभी यहाँ से m तो कांस्टेंट है, ये मैं बाहर निकाल सकता हूँ k m dv/dt, और ये dv/dt को हम लोग पहचानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा। तो k m a। ना अब ये तो आ गया भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक मेरा पेंच फंस गया, ये k। अब k के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। आइदर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k एक्सपेरिमेंटली और विथ एनी अदर टेक्निक वी प्रूव k इज इक्वल्स टू 1। या तो एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू निकालो या किसी टेक्निक से इस k को हटा दो, यहाँ से k को 1 कर दो, हट जाएगा, स्वतः हट जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इजी पाथ लेना चाहते तो इसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसको कैसे हम लोग हटाते हैं, इस k को 1 पे लाते हैं। ये फोर्स पहली बार पिक्चर में आया। आप ध्यान देना इस बात को, मेरे बात को गौर से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ये जब पहली बार पिक्चर में आया ये फोर्स, अभी यहाँ पे मेरे को खुद नहीं मालूम। जैसे अभी मान लेता हूँ 1 ग्राम, मैं इसको भी ले सकता हूँ, या जो अभी आर आता है 1 kg, मैं इतने छोटे से मास को भी मैं 1 kg कह सकता हूँ। जब पहली बार मास को मैं फाइंड आउट किया तो इतने छोटे से अमाउंट को भी मैं 1 kg कह सकता था, और जो अभी जो चला आ रहा है जो स्टैंडर्ड, उसको भी मैं 1 kg कह सकता था। अभी 1 मीटर में इसको भी कह सकता था, या जो अभी चला आता है जो 1 मीटर वाला एक्चुअल जो आता है उसको भी मैं कह सकता था। तो एक्चुअली में जब कोई भी चीज़ें नई आती तो हमारे पास छूट होती है, वो मेरे हिसाब से होती है कि मैं उसको कितना रखूं। तो उसी तरह से ये जब पहली बार आया तो 1 न्यूटन इतना भी हो सकता है, 1 न्यूटन इतना भी हो सकता है। तो क्या ऐसा यहाँ पे किया गया कि 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि ऐसा करते हैं, जब मास, ये k तो है कांस्टेंट, जब मास 1 kg हो जाए हमारा और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, उस समय जो हमारा फोर्स लगने लगेगा उसी को मैं मान लेता हूँ 1 न्यूटन। तो इसको मैं सॉल्व किया तो ये k क्या आ गया 1। यही टेक्निक यहाँ पे लगा दिया। अभी 1 न्यूटन क्या होने वाला है, तो 1 न्यूटन को हम लोग क्या मान लें कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो प्रोडक्ट होकर के आएगा हमारा न्यूटन रिजल्ट, उसी को हम लोग 1 न्यूटन मानेंगे। तो वहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ये 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो k इक्वल टू 1। तो ये टेक्निक को लगा के हम लोगों ने k का वैल्यू 1 कर दिया। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इस चीज का जिक्र किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप इसको बढ़िया से समझ लेना। तो ये फाइनली ये k को 1 लिया तो इससे क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है हमारा कंक्लूजन, ये हमारा लॉ नहीं है, दिस इज माय कंक्लूजन। ये कंक्लूजन है हमारा, ये लॉ था, ये कंक्लूजन है। और k को कैसे 1 प्रूव किया, ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। अब यहाँ पे बड़ा एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, बच्चों को, कि ये एक्शन रिएक्शन आपस में नलिफाई कर देते, ये एक ही बॉडी में लग रहा होता है। तो मैं आपको इस बात को से अवगत करा देता हूँ कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी में नहीं लग रहा होता है, ये 2 अलग अलग बॉडी में लग रहा होता है। ये क्या है कि इसका आप हमेशा से पढ़ते आए हैं डेफिनेशन, चिर प्रचित डेफिनेशन है। ये क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड
opposite reaction acting on different bodies, ये छूट जाता है लोगों से, different bodies, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये कोई एक बॉडी या कोई एक प्लैंक तख्ता इस टेबल पे रखा हुआ है, तो क्या है कि ये इस टेबल को नीचे धक्का मार रहा है, ये प्लैंक इस बॉडी को नीचे धक्का मार रहा है, दैट इज योर एक्शन। ये बॉडी इस टेबल को नीचे धक्का मार रहा है, दैट इज योर एक्शन। और ये टेबल इसको ऊपर धक्का मार रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है, दैट इज हिज रिएक्शन। ये इस पे लगाया वो एक्शन था, और टेबल ने जो इसको ऊपर धक्का मारा वो रिएक्शन था। तो दे डू नॉट नलिफाई। अरे नलिफाई तो तब ना होगा जब एक बॉडी में एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, मान लेते एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो ये आपस में कट के नलिफाई हो गया। लेकिन ये क्या है कि जैसे दो आपस में लड़ गए, है ना, एक ने पहले को घूंसा मारा, दूसरे ने पहले वाले ने दूसरे को घूंसा मारा, और दूसरे वाले ने पहले को घूंसा मारा, तो दिमागी तौर पे तो भाई बराबर हो गया कि दोनों, लेकिन फिजिक्स में ये रॉन्ग है, ये दोनों को चोट लग गई, है ना। किसी एक पर लगने वाला होता तब वो नलिफाई होता, तो मानसिक तौर पे नलिफाई हुआ, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में वो नलिफाई नहीं हुआ। नलिफाई कब होगा? जब एक ही बॉडी में दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहे होंगे। लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं, दे डू नॉट नलिफाई, दे विल नलिफाई ओनली व्हेन दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो इसका तो रिजल्ट क्या होगा कि बैलेंसिंग एक्टिविटी कर देंगे, ये बैलेंसिंग एक्टिविटी कर देंगे। नलिफाई नहीं किया, ये क्या किया? एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो ये क्या एक्टिविटी शो कर रहा है? इट शोज बैलेंसिंग एक्टिविटी। इट विल स्टार्ट शोइंग बैलेंसिंग एक्टिविटी। ये बैलेंस कर दे रहे हैं, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। तो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड होपफुली दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम की जब बात करें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंटम इज P इज इक्वल टू mv, तो जब भी हम एक सिस्टम की बात करें, ये देखिए सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, ये किसी बॉडी का, सिस्टम का कांस्टेंट होता है। ये किसी भी सिस्टम हो गया, फॉर एनी सिस्टम, फॉर अ सिस्टम P इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिस्टम के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, किसी को भी मैं सिस्टम बना सकता हूं, है ना। तो यहां पे क्या बात आई है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये एक कार है, ये एक दूसरा कार है, ये एक दूसरा कार है, ठीक है। इन दोनों को मान लिया कि यहां पे ये दोनों एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम में मान लिया। अगर अलग अलग कार देखोगे तो ये सिस्टम नहीं हुआ। इन दोनों को मैं मिला लिया और बोल रहा हूं कि ये पूरे को मैं, इन दोनों को मिला करके मैं एक सिस्टम कह रहा हूं। ये कार की बात अलग, ये कार की बात अलग, तो वो सिस्टम में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला कि ये दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं, तो ये दोनों को मैं मिला दिया तो ये दोनों हमारे एक सिस्टम हो गए। अलग अलग देखेंगे तो ये सिस्टम नहीं होगा, लेकिन मिला करके देखा तो ये हमारा क्या हो गया? एक सिस्टम। दोनों में टक्कर हुई, वेरी गुड। दोनों में टक्कर हुई,
ये रहा टक्कर हमारा, ये टक्कर, ये टक्कर, ये टक्कर हुई है ना। ये एक सिस्टम का आपस में टक्कर हुआ के अंदर के बीच में पार्टिकल्स में, ये दोनों, उन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लिया तो ये दोनों उनके अंदर के पार्टिकल्स हो गए, तो ये भी उनके अंदर के पार्टिकल्स हो गए, फोर्सेस हो गए। जब अंदर के फोर्सेस हो गए तो ये फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को जब मैं एक सिस्टम मान लिया हूं तो इन दोनों के बीच में ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा, ये क्या हुआ हमारा इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स हमारा मोशन नहीं देता है ना। अलग अलग करके देखोगे तो मिलेगा, लेकिन मिला करके हम देख रहे हैं। तो ये था हमारा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब ये हम लोग देखते हैं कोलिजन हैपेंड। अब हम लोग बात करते हैं भाई, अब आफ्टर कोलिजन हमारा क्या हुआ, ये इसका दोनों टकरा के वक्र चक्र हो गया। अब इसको सुचक्र कराना होगा, ये दोनों का डैमेज हो गया। लेकिन पिटने के बाद, ठोकने के बाद ये क्या होगा, दोनों का स्पीड अलग हो जाएगा, ये V1 और V2। तो ये एक सिस्टम, दोनों का यही जो सिस्टम था, ये सिस्टम को मिला करके मैं देख रहा हूँ। ये इसको मैं पैक कर दिया, इसको भी पैक कर दिया, इसको भी मैंने पैक कर दिया, मैंने एक सिस्टम, ये दोनों को मैंने एक सिस्टम ही मान के चला। ये आफ्टर कोलिजन। तो क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम देखूं, है ना, तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इनिशियल मोमेंटम मींस बिफोर कोलिजन। ये क्या हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम m1 u1 प्लस इसका इंडिविजुअल मोमेंटम m2 u2। चलिए, अब टकराने के बाद दोनों का स्पीड बदल गया अगर यदि, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, m1 v1 मास तो वही रहने वाला है, प्लस m2 v2, ये हो गया। तो अगर यदि मैं एक सिस्टम में मान के चलूं तो इसके हिसाब से मैं क्या कहना चाहता हूं, इसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, एक सिस्टम के लिए ये P कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये जो है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, बराबर है। तो क्या है कि यहाँ पे बट P इज कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम ये क्या होता है, P कांस्टेंट है। तो हमारा क्या आया, इनिशियल मोमेंटम, या कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये क्या है हमारा, ये m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये होता है कि एक सिस्टम की मैं बात कर रहा होता हूं, तो जब सिस्टम की बात कर रहा होता हूं तो अंदर में इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस से कोई मोशन नहीं, मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे बात किया जाए। जब ये इंटरनल फोर्सेस है तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से तो कोई है नहीं, ये जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है, तो इंटरनल था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो क्या होता है, हमारा मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट हो रहा होता है ना। एक और एग्जांपल, जैसे कार के अंदर लोग बैठे थे, जैसे आप लोग 4 स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग 4 फ्रेंड बैठे हैं और उधम मचा रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कार के अंदर। तो क्या होगा कि आप अंदर में इंडिविजुअली सबका अलग अलग मोमेंटम होगा, पर कार का टोटल मोमेंटम जो है वह नहीं बदल रहा है। अगर एक ज्यादा जोर से घूंसा मारा तो एक कम घूंसा मारा, तो ओवरऑल ये क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। तो कब बदलेगा मोमेंटम, जब हम सिस्टम से बाहर चले जाएंगे या जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उस समय
ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम। वो एक सिस्टम की बात हो रही थी, एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर से लगता है ना, जब वो बाहर से फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इंटरनल फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो ऊपर जो था वह कौन फोर्सेस था, यहाँ पे जो फोर्सेस था वो क्या था, इंटरनल फोर्सेस था, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। एंड वी स्टडीड दैट इंटरनल फोर्सेस डज नॉट क्रिएट मोशन। ठीक है, तो बाय दिस वी एंड दिस वीडियो. In the next video we will discuss about impulse and further topics. Thank you very much. And one thing more, please make the notes, and what I say sometimes I don't write, but please make a note of that also. Thank you.